नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत के मुसलमानों के लिए अब अलर्ट होने का समय है, सावधान होने का समय है। उनके लिए समय है कि वो इस समय बहुत फूंक फूंक कर कदम रखें, क्योंकि उनकी कुछ गलतियां या उनकी एक आध गलती भी एक बड़ी समस्या देश के लिए और उनके अपने लिए बन सकती है। और ये बात मैं बहुत सारे समय से जो वीडियोस बना रहा हूँ, बात आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी दिशा में एक कदम है। और ये पूर्णतः मेरी अपनी थ्योरी पे आधारित है, जो गलत हो सकती है। मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मैं समसामयिक घटनाक्रम का जो विश्लेषण करता रहता हूँ, उसके आधार पे कहना चाहता हूँ। थोड़ा वीडियो समझने वाला है, थोड़ा इसमें सावधानी से समझने की आवश्यकता है। और ये वीडियो आपको एक भविष्य का संकेत भी देगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, जिसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। और एक QR कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसे स्कैन करके भी आप हमें भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से भारत में, पूरी दुनिया में अमेरिका का जो इस्लामिक टेररिज्म का इतिहास है और जो आरोप उसके ऊपर लगते रहे हैं और जो विश्लेषण आते रहे हैं, वो ये बताते हैं कि अमेरिका कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में इस्लामिक टेररिज्म को खड़ा करना चाहता है, पैदा करना चाहता है, या वो देखना चाहता है कि वो वहाँ पे रहे। और वो उसके लिए ये एक ख़ास फिनोमिना जो है कथित इस्लामिक टेररिज्म, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा टूल है, हथियार है, जिसके ज़रिए वो दुनिया पे शासन कर पाता है। और शासन करने में इससे उसको काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ से भी ध्यान बटाने में उसको आसानी होती है। और इसके लिए अब जो उसकी दशा है, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान हाथ जोड़ चुका है, उसको झेल झेल के परेशान हो चुका है, क्योंकि वो अनावश्यक अपनी सुप्रीमेसी छांटता है और अपने आप को पिता दिखाने की कोशिश करता है। और हालत ये हुई है कि बड़ी मुश्किल से उसने अपने हवाई अड्डे छुड़ाए हैं, बड़ी मुश्किल से अपने देश की धरती से अमेरिकी सेनाओं को विदा किया है। उसके अपने सैकड़ों नागरिक अमेरिका की सेना ने मार दिए और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। तो इसलिए पाकिस्तान उससे दूर 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 का नाता रखना चाहता है। अफ़गानिस्तान में अब खुद अमेरिका चला गया है और ऐसे लोगों को सरकार छोड़ गया है जो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हालांकि मैं नहीं मानता कि उनमें से कुछ लोग अमेरिका के पिट्ठू नहीं होंगे। इसी तरह से अलग अलग जगहों पे इराक का मामला आपने देख लिया, दूसरी जगहों पे देख लिया। तो अब दिक्कत ये हो गई है पाकिस्तान के अमेरिका के लिए कि वो अपना जो टेररिज्म का खेल है वो कहाँ फैलाए। और एक लंबे समय से भारत में ये कोशिश हो रही है, कुछ विभाजनकारी ताकतें जो हमारे समाज को भारत के बांटना चाहती हैं, वो इस देश के मुसलमानों में असुरक्षा पैदा करने के काम में लगी हुई हैं। वो लगातार चाहती हैं कि मुसलमान डरे रहें, उद्वेलित रहें, आंदोलित रहें और भड़के रहें। ये बात मैं अभी तक कहता आया हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो चीज़ें हैं, इसके लिए एक पीछे इसके बैकग्राउंड एक कारण है, वो ये है कि भारत में एक बड़ी आबादी मुसलमानों की है, दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी। और इस बड़ी आबादी में से 70 साल में अभी तक टेररिज्म के लिए ज़्यादा स्कोप बन नहीं पाया है। बहुत सारी ताकतों ने कोशिश की, लेकिन भारत के मुसलमान आतंकवादियों के हत्थे आते नहीं हैं। और अभी तक भारत में अगर कहीं पे कोई आतंकवादी घटना हुई तो उसके पीछे पाकिस्तान से, सीमा पार से या अफ़गानिस्तान से आतंकवादियों को एक्सपोर्ट किया गया, भेजा गया, और उन्होंने आके यहाँ आतंकवादी वारदातों को अंजाम दिया। यानी अभी तक सब कुछ सुरक्षित है, ठीक ठाक है, लेकिन उनकी कोशिश है कि कुल मिला के कुछ हज़ार लोग भी भारत के मुसलमानों में से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो जाएं तो अमेरिका की लॉटरी लग जाएगी। अब मैं की कहानी शुरू करता हूं। ये मेरा विश्लेषण था जिसको मैंने दोहराया है। NIA का कहना है, NIA जो पूछताछ कर रही है, भारत सरकार की एजेंसी NIA, उसका कहना है कि 40 लोग
ऐसे थे जो इस बात के लिए तैयार थे कि जो नूपुर शर्मा का समर्थन करे या भड़काऊ कंटेंट पोस्ट करे उसकी गर्दन काट दी जाए और गर्दन काटते हुए डराने वाले वीडियो पोस्ट किए जाएं। ये एनआईए का दावा है, एनआईए कह रही है, एक एजेंसी कह रही है। उस एजेंसी पे मैं भरोसा 50% करता हूँ। वो सही भी कह रही हो सकती है, गलत भी कह रही हो सकती है, क्योंकि अतीत का हमारा इतिहास गवाह है कि हमारी नेशनल एजेंसियाँ बहुत सारे मामलों में गलत साबित हुई हैं और उन्होंने गलत तरीके से चीज़ों को फ्रेम किया। वो भी एक बड़ी वाली पुलिस ही है। खैर, और उसका कहना ये है कि दावत इस्लामी का जो एक व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें जो लोग थे उनसे जो जानकारी मिली है उसके आधार पर दावा किया गया है। और ये जो लोग थे ये अलग अलग 6 ज़िलों में थे राजस्थान के, जहाँ पे इसके लिए लोग तैयार थे। और इनमें जो है जयपुर, टोंक, करेली और अजमेर और उदयपुर, इन ज़िलों का नाम आ रहा है। और रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद की जो कॉल डिटेल्स हैं उनके ज़रिए भी बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं। और वो कॉल डिटेल्स बता रही हैं कि पाकिस्तान के कुछ लोग इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो सीमा पार बैठे हुए हैं। पाकिस्तान बहुत एक देश है, उसमें अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, तो वो पाकिस्तानी कहना उनको बाकी लोगों को भी उसमें सानना है। लेकिन पाकिस्तान में जो फंडामेंटलिस्ट बैठे हुए हैं वो उनको बाकायदा इन लोगों को तैयार कर रहे थे और कई व्हाट्सएप कॉल्स के ज़रिए दूसरी तरीके से इन लोगों से बात की गई। ये एनआईए का कहना है और उसका कहना है कि उसने 4 लोगों को गिरफ़्तार किया है। और यहाँ तक है कि भारत में मुसलमान भड़कें इस बात के लिए कुछ ख़ास तरह का साहित्य तैयार करके सरहद पार से भेजा गया था और अजमेर में एक दुकान पे रखा गया। ये एक घटना नहीं है, ये बड़ा विश्लेषण है, थोड़ा धैर्य से सुनिएगा। अजमेर में एक दुकान पे वो साहित्य रखा गया था जिसमें 350 रुपये उस दुकानदार को रोज़ दिए जाते थे और उसको कहा जाता कि आप इसको बेचते रहो। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें इस घटनाक्रम में सामने आ रही हैं जो ये बता रही हैं, जो मैं कह रहा था कि मुसलमानों के लिए सावधान होने की ज़रूरत है, जो ये बता रही हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो बातचीत हो रही है, और ये मेरा यकीन है कि वो बातचीत कहीं ना कहीं ऐसी बातचीत हो रही है जो अमेरिका के जो मंसूबे हैं उनकी तरफ प्रेरित करती है हमारे नौजवानों को, भारत के नौजवानों को। एक तरफ भारत के बहुसंख्यक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस का दबाव, उनकी तरह तरह की हरकतें और उसके कारण असुरक्षित, चिंतित और क्रोधित रहने वाला युवा, और उस युवा को ये दूसरी तरह का कंटेंट अगर मिल जाता है तो एक बेहतर रेसिपी बन रही है जो भारत में आतंकवाद के बीज बोने की दिशा में काम कर सकती है। और मैं बताऊंगा कि मुसलमानों के लिए बड़ा ख़तरा क्यों है, इस पे हम आते हैं। और अगर आप एक ब्रुकिंग सेंटर फॉर मिडिल ईस्ट पॉलिसी है, उसकी एक रिपोर्ट है, उस पे जाएं तो बता रही है कि सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार बन रहा है लोगों को धार्मिक आधार पर भड़काने, इस्लाम के आधार पर भड़काने, उनके अंदर एक तरह का फंडामेंटलिज्म बोने और उसके ज़रिए दुनिया भर में अपना काम फैलाने। तो आईसिस के ये रिपोर्ट बता रही है करीब 70,000 एक्टिव अकाउंट हैं ISIS के, जिनमें सब अकाउंट्स के इस दुनिया में करीब 1,000 फॉलोअर हैं और 7 करोड़ लोग इस हिसाब से आईसिस के संपर्क में रहते हैं या उससे जुड़े हुए होते हैं या कहीं कि उसको फॉलो कर रहे हैं। 2021 में दुनिया में जितनी आतंकवादी घटनाएं हुई उनमें से 29% के लिए आईसिस को जिम्मेदार माना जाता है, 29%। यानी आईसिस जैसे जो संगठन हैं दुनिया के, जिनको कायदे से तो वहाँ सीरिया और वहाँ के अपने स्थानीय विषयों पे काम करना चाहिए था जिसके लिए वो बने थे, तो वो लगातार जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ मसला ये नहीं है कि आईसिस कर रहा है या मुसलमानों को कर रहा है, यहाँ मसला ये है कि सोशल मीडिया देश के अंदर लोगों को भड़काने में एक महती भूमिका निभा सकता है। यानी सोशल मीडिया एक बड़ा ख़तरा है जिसके ज़रिए नौजवानों को जाल में फंसाया जा सकता है। और ये पूरा जाल
आप अच्छी तरह पूरे वीडियो में समझते रहिए, ये इस्लाम के लिए नहीं तैयार किया जा रहा है, ये मुसलमानों के हित अहित के लिए तैयार नहीं किया जा रहा है। ये दुनिया की ऐसी कोई शक्ति कर रही है जो आखिर में इसका इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ ही करेगी। भारत में बढ़ने का मतलब ये है कि इसका लाभ उठा के बहुत सारी जगहों पे वो अपने हथियार बेच लेंगे, अपना कंट्रोल बढ़ा लेंगे और हो सकता है कि भारत में घुसने की कोशिश करें। और ये जो पूरा इलाका है हिंद महासागर और दूसरी चीज़ों का, यहाँ अड्डा बनाने का सपना अमेरिका का 30 साल पुराना सपना है। श्रीलंका में वो ना बना ले, इसीलिए भारतीय शांति सेना राजीव गांधी ने वहाँ पर भेजी थी और पाकिस्तान ने अपने यहाँ जो छोटा मोटा बनने दिया उसका भी नतीजा वो भुगत रहा है। तो कुल मिला के ये रिपोर्ट अलर्ट कर रही है, ये बता रही है कि सोशल मीडिया कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है। और 2018 की रिपोर्ट कहती है कि आईसिस के 96 देशों में 1000 अकाउंट हैं, ये फेसबुक की रिपोर्ट है। और तालिबान भी आईईडी हमले जो होते हैं उनके वीडियो बना रहा है और उन वीडियोस को वो अपलोड करता है। और उन वीडियोस को जो अपलोड कर रहा है उससे वो महीने में करोड़ों रुपए की फंडिंग यूट्यूब और इन सब पे कंटेंट अपना पब्लिश करके वहाँ से ले रहा है। उसको उतने पैसे वहाँ से विज्ञापन के ज़रिए मिल जा रहे हैं। और हाइफा यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है, गैब्रियल वीमन उसमें शामिल है और वो ये कहती हैं कि इंटरनेट पर आतंकवादी गतिविधियाँ 90% सोशल मीडिया से होती हैं। और हिजबुल में भी 50 लोगों को हाल ही में सोशल मीडिया के ज़रिए भर्ती किया गया था। 2020 में अमेरिकी कंपनी है ब्लैकबर्ड, उसकी स्टडी हुई थी और वो रिपोर्ट बताती है कि सोशल मीडिया पे आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले 2,97,908 ट्वीट 47 अलग अलग भाषाओं में स्प्रेड किए गए। यानी कितने बड़े लेवल पे ये काम चल रहा है, जिससे भारत को बचाना है। क्योंकि 70 साल का भारत के मुसलमानों का नीट एंड क्लीन और गौरवशाली इतिहास है कि वो किसी भी प्रकार की इस तरह की मानवता विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं रहे हैं। और मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कितने बड़े स्तर पे पूरी दुनिया में ये फंडिंग कहाँ से आती है। ये पैसा आपको सब पता है, सऊदी अरब की भूमिका क्या है, आपको सब पता है उसके पीछे कौन सा देश है और वो देश कैसे सऊदी अरब को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में तरह तरह की फ़िरका परस्ती और दूसरी चीज़ों को फैला के और ख़ास तौर पे टेररिज्म फैला के मुसलमानों को बरगलाना चाहता है, जो उनके मूल मुद्दों से दूर रखना चाहता है, जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा अमेरिका को मिलता है। ये तो ऐसी चीज़ है जो करोड़ बार दोहराई जा चुकी है। अब अगर आप इसमें और आगे बढ़ें तो करीब 8 अरब आबादी के 4 अरब लोग दुनिया की सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। 30% यूज़र 30 साल से कम उम्र के हैं और यही वजह है कि आतंकवादी संगठनों को सोशल मीडिया काफ़ी काम आता है। क्योंकि 30 साल से कम के लड़के जो होते हैं ना, वो कच्चा मन होता है, जोशीले होते हैं और उनके दिमाग को आसानी से मोड़ा जा सकता है। वो अपने लाभानी से ज़्यादा जोशीले व्यवहार की तरफ सोचते रहते हैं। एक क्राइस्टचर्च में फेसबुक की 2009 में एक लाइव स्ट्रीम करते हुए 51 लोगों की हत्या हुई थी, आपको याद होगा। और ये वाला जो मामला उदयपुर वाला है, इसको भी देखिए आप, इसकी भी बात की जा रही है कि किस तरह से इस मामले ने सोशल मीडिया का यूज हुआ आतंक फैलाने में और लोगों को डराने में। दुनिया भर में साइबर मीडिया की निगरानी के प्लेटफॉर्म के प्रयास चल रहे हैं, दूसरी चीज़ें चल रही हैं और उसके साथ ही वो लोगों की आज़ादी पे भी हमला हो रहा है। इन सारी गतिविधियों को अगर आप देखें तो सबको सिर्फ एक इंतज़ार है। जो हमारे यहाँ के फंडामेंटलिस्ट हैं, जिनको आज भी हज़ारों लाखों झूठे मैसेज बनाने पड़ते हैं सिर्फ आपको बदनाम करने के लिए। कल मैंने वीडियो बनाया कि किस तरह आबादी के मामले में झूठ फैलाया जा रहा है। पहले मैंने वीडियो बनाया कि किस तरह से बहुसंख्यक होने पर से लोग धार्मिक आधार का मुल्क बना देते हैं, ये प्रचार किया जा रहा है और इस तरह के हज़ारों सैकड़ों झूठ फैलाने पड़ रहे हैं। और उसके बाद भी चीज़ें वो काबू नहीं कर पा रहे हैं
और उसकी वजह है कि उनके साथ सच नहीं है, सच आपके साथ में है। लेकिन अगर इस तरह का जो चारों तरफ से दिमागों पे बच्चों के हमला हो रहा है, तरह तरह का कंटेंट आ रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप में ख़राब तरह का कंटेंट भेजा जा रहा है, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। एक बयान मुझे याद आता है, ये जो मामला था उदयपुर वाला, इसमें जिस लड़के की दुकान पे बैठ के, जिस आदमी की दुकान पे फैक्ट्री में बैठ के वो वीडियो बनाया गया था जिसमें कहा गया था कि हमने कत्ल कर दिया, हमने ये कर दिया है, उस दुकान के मालिक को इन दोनों लड़कों ने बार बार कई ग्रुप्स में ऐड किया था, इसी प्रकार के ग्रुप्स में, जो फैनेटिक ग्रुप्स थे, जो भड़काऊ ग्रुप थे और जो ग्रुप इस तरह की चीज़ों के लिए प्रेरित करते थे। और उस व्यक्ति ने बार बार एग्ज़िट किया था, ऐसा उसका दावा है। हालांकि जांच एजेंसियाँ उस पर क्या कहती हैं, उसकी बात सुनेंगी कि नहीं सुनेंगी, एक अलग मसला है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हमने इस तरह के देखे हैं। जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था तो शाहीन बाग के जिस घर में मुठभेड़ हुई थी, शाहीन बाग ही था या उसी इलाके की वो जगह थी जहाँ पे वो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए थे, तो उस घर का जो मालिक का जो केयर टेकर था वो आज तक चैनल के दफ्तर में कागजात लेके पहुंचा था कि भाई मैंने इन किराएदारों को रखा है, तो ये बाकायदा पुलिस वेरिफिकेशन कराया, ये वेरिफिकेशन की कॉपी है। और बाद में 1 घंटे के अंदर जैसे ही वो स्टूडियो से बाहर निकला, उसको वहीं से अरेस्ट कर लिया। तब मैं आज तक में ही होता था, और उसके बाद में ये घोषित कर दिया कि इसका लड़का भी इस गतिविधि में शामिल था। इसलिए पुलिस जो है ना, उसको लेके वो क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, मैं उसको केवल एक पार्टी ही मानता हूँ। मैं अदालत में पुलिस भी जो कहती है उसकी भी परख होती है, बाकायदा जांच पड़ताल होती है। तो जो भी स्थितियां हैं, अगर उसको ज़बरदस्ती ऐसे ग्रुप्स में जोड़ा जा रहा था और वो एग्ज़िट कर रहा था, तो आप भी ध्यान रखें, किसी ऐसे ग्रुप में अगर गलती से आपके किसी बच्चे को जोड़ दिया गया है या किसी व्यक्ति को जोड़ दिया गया है या आप ही को जोड़ने की कोशिश हो रही है, थोड़ा सा दूर रहें। ये वो समय है जब आपको कीचड़ में घसीटा जा सकता है और आपको उससे दूर रहना है। इसलिए ये बड़ा समय है, बड़ा समझदारी का समय है। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक गतिविधि में शामिल हों, लेकिन अगर आप ऐसे किसी ग्रुप में शामिल पाए जाते हैं तो पूछताछ के लिए तो पुलिस ले जा ही सकती है, और पूछताछ के नाम पे गड़बड़ भी कर सकती है। इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया जिसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार कि एक विश्वव्यापी जो षड्यंत्र चल रहा है, उससे आपको खुद को और अपनी कम्युनिटी को बचाना है, और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसके ज़रिए आपको बदनाम करना आसान हो जाए और आप पे हाथ डालना आसान हो जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उस ट्रैप में आ रहे हैं या आप फंस रहे हैं, ये दिमाग में मत आने दीजिएगा। मैं एक परिस्थितियों का विश्लेषण कर रहा हूँ, मैं आपको समय से पहले आगाह कर रहा हूँ। मैं 6 महीने बाद की तस्वीर देख रहा हूँ, मैं साल भर बाद की तस्वीर देख रहा हूँ, जिसके लिए आपको अभी से अलर्ट हो जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो साझा करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।